हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 लेसन नंबर 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सिविक्स का चैप्टर है, लेसन 11। अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक और डेवलपमेंट मीन्स विकास, आर्थिक विकास। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ मतलब धीरे धीरे बढ़ना, वो ग्रोथ कहलाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, और क्या एग्रीकल्चर का रोल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास क्या है। विच आर अवर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, हमारी सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं। इन अवर डेली लाइफ वी सी पीपल गोइंग टू वर्क, पर देखते हैं कि रोज लोग काम करते हैं। सम ऑफ देम गो टू फील्ड, कुछ लोग फील्ड पे जाते हैं, मेरे खेत में, फैक्ट्रीज में जाते हैं। डिफरेंट सिविल सर्विस जैसे एजुकेशन में, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन मीन साफ सफाई, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, है ना। ये अलग अलग प्रकार के जॉब में लोग काम करते हैं। सम हैव देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कुछ लोगों की खुद की इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है। बाय द अबव वर्क दे आर इनकम, और उन जगह पे काम करके उनको एक इनकम होती है, आय होती है। द पीपल मीट देयर नीड बाय दिस इनकम, और लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं इस इनकम से। सम पीपल अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू प्रोडक्शन एंड सम थ्रू सर्विस, कुछ लोग उत्पादन करके अपनी जीविका चलाते हैं और कुछ लोग सर्विस करके, सेवा करके। इफ द एंटायर इनकम ऑफ पीपल, अगर ये पूरी जो इनकम है उसको ऐड कर दिया जाए, किससे, टोटल इनकम से, तो हमको नेशनल इनकम मिलेगी। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। एंड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, और उसको डिवाइड कर दिया जाए पॉपुलेशन से, तो रिजल्ट विल बी नोन एज पर कैपिटा इनकम। तो हमें पर कैपिटा इनकम कहलाएगी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति की आय की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अपन करते हैं नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो जो हमारे नेशनल इनकम है और जो हमारी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री है उसको अगर अपन भाग दें तो उससे हमको हमारी प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल हैव बीन डिक्लेयर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। और ये प्रति व्यक्ति के आय पर ही आधारित होता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। जो हमारा देश है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, है ना, चाइना, नेपाल, ये सब क्या है, विकासशील देश है, विकसित नहीं है। एंड यूएस, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आर नोन एज डेवलप्ड कंट्री, ये डेवलप कंट्रीज हैं। ब्रिटेन हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया, है ना, ये सब डेवलप कंट्री है। क्यों डेवलप कंट्री है? क्योंकि ये डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि इसकी यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज्यादा है, जबकि हमारे देश में उसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए हम लोग डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं। द फोकस इज मोस्टली ऑन द नेसेसिटी लाइक फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन इन द डेवलपिंग नेशन। तो फोकस किसके ऊपर सबसे ज्यादा रहता है डेवलपिंग कंट्री में? विकासशील में तीन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है हम जैसे देशों के लिए। तो हम लोगों को फूड लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाता है, क्लॉथ्स, कपड़े, हाउस, हेल्थ और एजुकेशन, ये सब जो है हम लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। इनके लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, सरकार लगातार सुविधाएं देती है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। बिफोर 1947 इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। 1947 के पहले इंडिया जो है किसके अंडर में था, किसके अधीन था? ब्रिटिश के अधीन था। द ब्रिटिश प्लंडर्ड अवर कंट्री वेल्थ रेकलेसली, और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, हमारी जो भी संपत्ति है उसका दोहन किया और लेके चले गए। देयर रूल गेव ए सेवरल जॉल्ट द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ इंडिया, और उनके रूल ने जो है हमारे लघु उद्योग, जो हमारे घरेलू उद्योग थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी आर्थिक व्यवस्था को, घरेलू अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान किया उन्होंने। द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वाज टू यूज इंडिया एज ए वास्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर देयर फाइनेंस गुड। उनका क्या उद्देश्य था कि कच्चा माल भारत से लेके उसको बना के और अपना बेनिफिट उठाना। दे डिड नॉट गिव इंकरेजमेंट टू इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने यहाँ पर जो भारतीय उद्योग थे उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया।
दे कुड गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल इंडिया से पाते थे एट चीप रेट, सस्ते में, चीप मतलब सस्ता, एंड सेल देयर गुड इन इंडिया एट एच हायर रेट, और उसको इंडिया के अंदर हायर रेट पर बेचते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ सच पॉलिसी, और इस पॉलिसी के कारण इंडिया बिकम वेरी पुअर, इंडिया जो है बहुत पुअर बन गया, बहुत गरीब बन गया। इंडिपेंडेंट इंडिया गॉट ए बैकवर्ड इकोनॉमी एज इनहेरिटेंस, इस तरह से इंडिया की जो बैकवर्ड इकोनॉमी बहुत पिछड़ गई। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। एट प्रेजेंट 60% पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर, और हमारी 60% जो है, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कायमी कृषि में संबंधित है। Hence it is essential to know the agriculture development, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि हमको एग्रीकल्चर, आर्थिक विकास के साथ आर्थिक विकास जो है कृषि के क्षेत्र में भी आगे अपने को बढ़ाना था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब पॉइंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधार है वो कृषि है। एंड इट हैज 26% कॉन्ट्रीब्यूशन इन टोटल जीडीपी, और इसका आर्थिक ये इकोनॉमिक जो है, इसका टोटल जीडीपी में हिस्सा 26% है एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड ग्रेन, जो भारतीय कृषि है वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करती है, फूड ग्रेन अनाज, एंड आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इसके अलावा कच्चा माल जो है इंडस्ट्रीज के लिए भी वो प्रोवाइड करती है। अंडर एग्रीकल्चर प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर के अंदर प्लांटेशन आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री आता है और फिशरी आता है। प्लांटेशन जो अपन लगाते हैं पेड़ पौधे, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो जानवर जो है ना, उनकी देखभाल करना, है ना। फॉरेस्ट्री में आ गया, फॉरेस्ट जंगल का संबंधित, फिशरीज माने मछली पालन। देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, डाइवर्सिटी है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। द टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल अलग अलग है, इस प्रदेश में कोई सी सॉइल है, कहीं है ना अलग अलग सॉइल है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। सनशाइन, उसका कारण सूरज, सन की जो रोशनी है वो सभी जगह समान नहीं पड़ती हर जगह। सोइंग टाइम, बोने का टाइम, रीपिंग ऑफ हार्वेस्ट, काटने का, फसल काटने का टाइम, आर डिफरेंट इन वेरियस एरिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या महत्व है। ए वास्ट पॉपुलेशन इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, बहुत सारी पॉपुलेशन काय में लगी है, खेती बाड़ी में लगी है। दे गेट एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन्स एंड इनकम फ्रॉम इट, और उनको उससे रोजगार मिलता है ना, फूड ग्रेन्स मिलता है और इनकम मिलती है। दे गेट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, हमको रॉ मटेरियल किससे मिलता है, इंडस्ट्री से। विद द क्रॉप्स प्रोड्यूस द फार्मर गेट इनकम, और जब वो फसल लगाता है किसान तो उसको इनकम होती है, विच लिफ्ट देयर लाइफ स्टाइल, जो कि उसकी लाइफ स्टाइल को बढ़ने में मदद करती है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट इवन इन एवरी एरिया इन इंडिया, और जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का उत्पादन जो है वो हर कहीं नहीं होता है, हर एरिया में नहीं होता है। इवन टुडे अवर एग्रीकल्चर सोलली डिपेंड ऑन मानसून, हमारा जो कृषि है, कृषि वो डिपेंड करती है मानसून के ऊपर, बरसात के ऊपर। ड्यू टू नेचुरल डिफरेंस, लाइक नेचर ऑफ नेचुरल डिफरेंस मतलब जो प्रकृति के अंदर जो अंतर है, नेचर ऑफ जमीन किस प्रकार की है, नेचर ऑफ लैंड मतलब किस प्रकार की है, क्लाइमेट कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, सिंचाई किस व्यवस्था। द फार्मर ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर, तो इसलिए किसान वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फसलें खेती बाड़ी करता है। द फ्यू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर, तो कुछ एग्रीकल्चर है। पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फर्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? मोस्ट ऑफ द फार्मर इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल फॉर फार्मिंग। अपन ने देखा कि ज़्यादातर हमारे जो किसान हैं वो पुरानी परंपरा से ही हल चलाना खेतों में, ट्रेडिशनल टूल का, जो पुराने टूल से औजार है उनका इस्तेमाल करते हैं। दे कैन नॉट मेक यूज ऑफ रिफाइंड सीड, उन्नत किस्म के बीज, रिफाइंड सीड मतलब बढ़िया सीडों का उपयोग नहीं करते। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ड्यू टू पुअर इकोनॉमी, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते, उनकी इकोनॉमी सही नहीं रहती, जिसके कारण वो जो अच्छी चीज़ें, अच्छी टेक्निक नहीं खरीद पाते, नई सीड्स को नहीं ले पाते, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं ले पाते। एंड इट आल्सो अफेक्ट प्रोडक्शन, जिसके कारण उनके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है।
वो उत्पादन उतना नहीं कर पाते। देयर फूड प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय देयर फैमिली मेंबर, और उनके फूड प्रोडक्शन केवल उनके खाने तक ही सीमित रहता है, उनके परिवार के खाने तक सीमित होता है। वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि एक परिवार के लायक ही वो उत्पादन कर पाते हैं, और क्योंकि वो पुराने पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते नहीं हैं, सीड फर्टिलाइजर इसके लिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका पैसा नहीं होता है, आर्थिक स्थिति नहीं होती है। तो ये सब आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसा कि इसके नाम से शिफ्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान। इन द मोस्ट बैकवर्ड एरिया वेयर फॉरेस्ट आर इन एबंडेंस, तो ऐसे बैकवर्ड और पिछड़े एरिए जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में, पीपल मेक लैंड वर्दी कल्टिवेबल बाय कटिंग ट्रीज। क्या कर रहे हैं, उस जमीन को वो क्या कर रहे हैं, उपजाऊ बना रहे हैं। कैसे, पेड़ को काट के, एंड बर्निंग इट स्टेम एंड रूट, उसके स्टेम्स और रूट्स को वो जला देते हैं। सम कोरस ग्रेन लाइक, तो वहाँ पे वो कोरस ग्रेन जैसे ड्राई हो गया, ड्राई मेज, मिलेट शोन इन दिस लैंड, ये सारी चीज़ों को वो बो देते हैं। हाउएवर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज बीन डिस्करेज्ड एज फॉरेस्ट वाज बैडली अफेक्टेड, लेकिन इस टाइप की फार्मिंग को रोका जाना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि इससे क्या होगा, फॉरेस्ट इससे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि जगह जगह फॉरेस्ट कट जाएंगे, एंड प्रोडक्शन वाज आल्सो वेरी लेस, और प्रोडक्शन भी जो है वो घट जाएगा। तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्रोड्यूसिंग प्लांटिंग ट्री और बुशेस व्हिच गिव यार्ड ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। तो जब ज़्यादा अपन पेड़ पौधे लगाएंगे, उसमें से जो प्रोडक्शन आएगा वो पूरे साल भर हमारी यार्ड को, उत्पादन को बढ़ाएगा। दे रिक्वायर एफिशिएंट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, लेकिन उसमें हमको साइंटिफिक मेथड लगेंगे, जो नए नए टेक्निक लगेगी, उसके आधार पर हम उसको लगाएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स, स्किल्ड बट चीप लोकल लेबर, अलग अलग प्रकार की अपन को योजनाएं बनानी पड़ेंगी, स्किल्ड लेबर लेने पड़ेंगे, चीप जो कि सस्ते भी मिले, एंड वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज। प्लांटेशन इज दस ए लार्ज यूनिट प्रोड्यूसिंग ए सिंगल क्रॉप ऑन ए स्केल दैट रिसेंबल ए फैक्ट्री प्रोडक्शन। एग्जांपल जैसे टी हो गया, रबर हो गया, तो इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर अपन उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। व्हाट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर? बाय यूज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, अपन इरिगेशन सिंचाई का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड फार्मिंग ऑन द सिंगल लैंड, एक ही लैंड के ऊपर, एक ही जमीन के ऊपर अपन सिंचाई करके, अच्छे फर्टिलाइजर यूज, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब ये कीड़ा जो मारती है फसलों में जो लग जाता है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो लगातार उस सिंगल लैंड पे अपन कंटिन्यूसली उसके ऊपर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करेंगे, एंड मेनी टाइम इन ईयर इज कॉल्ड इंटेंसिव। लगातार करने के कारण उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं, मतलब जमीन वही है और उसके ऊपर लगातार अपन खेती बाड़ी करते जाते हैं कई सालों तक। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन ए स्मॉल लैंड मोर प्रोडक्शन, तो इस टाइप की फार्मिंग में लैंड छोटी है, जमीन छोटी रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होगा, एंड इनकम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्मॉल लैंड बाय एग्रीकल्चर, और उससे जो हमें उत्पादन मिलेगा छोटी सी जमीन में, कम जमीन में भी हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इन अवर कंट्री वेरियस प्लांट्स, In our country, various plant and food grain like pulses, oil seed, fibers, grain. हमारी कंट्री में बहुत प्रकार के प्लांट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, पल्सेस दाल हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, फाइबरस ग्रेन हो गए जिसमें फाइबर्स प्राप्त होता है, बीवरेजेस, एंड कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप प्रोड्यूस होता है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर है फूड ग्रेन के मामले, अनाज के उत्पादन में। दिस सेल्फ डिपेंडेंसी आर ड्यू टू, किसके कारण आई है सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता? क्योंकि प्लांटेशन किया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यूज किया, यूज ऑफ लेटेस्ट टूल, जो नए टूल्स है उनका उपयोग किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, अच्छे क्वालिटी के अच्छे बीज लिए गए, मैन्युअल फर्टिलाइजर, देसी जो खाद है मैन्युअल है, फर्टिलाइजर जिसमें यूरिया वगैरह, एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़ा मार दवाई, इन सब का उपयोग करा। टुडे वी आर सेकंड टू चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। आज हम चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है राइस और व्हीट के प्रोडक्शन। अब अपन इसमें देखेंगे खरीफ क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप पढ़ेंगे क्या होती है। दिस क्रॉप इज सोन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, इसको जून जुलाई में बोया जाता है बरसात के मौसम में, एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर अक्टूबर, और ठंड के समय सितंबर अक्टूबर में इसको
काटा जाता है, जैसे कि राइस हो गया, चावल, मेज, मिलेट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं। रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स वो है दिस क्रॉप इज सोन मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, ये सर्दियों में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च अप्रैल, और इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा वीट, बार्ले, ग्रैंड मस्टर्ड, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद है आपका कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप क्या चीज है? द क्रॉप यूज्ड एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, वो फसल जो कि कच्चे माल के रूप में इंडस्ट्रीज में उपयोग की जाती है, वो कैश क्रॉप है। जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, टी, कॉफी, जूट, ये सब चीजें कैश क्रॉप के अंदर है। विद सेल्फ डिपेंडेंस ऑन फूड ग्रेन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेन करेंसीज आर, जब हमारे पास फूड ग्रेन ज़्यादा होगा, उसका भंडारण होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों में, ताकि विदेशों में एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि हमको विदेशी करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी, विच इंक्रीज, जिसके कारण हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, विच इंक्रीज अवर नेशनल इनकम। हैंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एसेंशियल, इसलिए एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो जरूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अवर कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश को फूड शॉर्टेज, खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। देयरफॉर इमीडिएट अटेंशन वाज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उस समय तुरंत अटेंशन, ध्यान दिया गया कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। इट वाज आल्सो रियलाइज्ड दैट इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये भी महसूस किया गया कि बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भारत प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट इन टुडे वर्ल्ड आवर डेवलप्ड कंट्री हैव ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, आज हम देखते हैं जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ हैं उनके पास इंडस्ट्रियल बेस बहुत मजबूत है, उनके पास इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े उद्योग हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग वेरियस कमोडिटी, उनके पास बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वो अलग अलग कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट मशीन्स एंड मेडिसिन। तो ये बहुत प्रकार की अलग अलग कमोडिटीज को ये उसमें तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब औद्योगिक विकास। इनफैक्ट द डेवलप्ड कंट्री शुड नॉट ओनली बी सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन्स बट दे मस्ट बी साउंड इन एक्सपोर्ट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो न केवल आत्मनिर्भर है फूड ग्रेन्स में, अनाज में, बट वो क्या कर रहे हैं, दे मस्ट बी साउंड इन एक्सपोर्ट, वो उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। दिस कैपेसिटी इंक्लूड कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, और इस कैपेसिटी के कारण, कैपिटल कारण क्या है, कैपिटल जो उनका पूंजी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आयरन, सीमेंट, मशीन्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, और उनके पास प्रोसेसिंग करने के भी रॉ मटेरियल को बहुत अच्छी मशीन्स हैं, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम केन, पेपर फ्रॉम वुड, एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, स्टील फ्रॉम आयरन, ये सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर सकते हैं। The economic capability of the country is judged by the development of its manufacturing industry. तो किसी भी कंट्री, किसी भी देश की उसकी आर्थिक क्षमता इससे जज की जाती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसमें है कि नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, कोई चीज़ बनती है। These industries provide employment to the people, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज रिड्यूस, और जो कृषि है उस पर हम ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, एंड फॉरेन इनकम इज अर्न, फॉरेन इनकम हमारी अर्न होती है फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, क्योंकि अपन जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमको फॉरेन करेंसी मिलती है और हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल। अब आर्थिक जो औद्योगिक विकास होता है उसके कारण लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है, लोग समृद्धशाली होते हैं। द इंडस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल। अब इंडस्ट्रीज को भी हमने अलग अलग में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल स्केल हो गई और एक लार्ज स्केल हो गई। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट माने निजी और पब्लिक मतलब सार्वजनिक। जॉइंट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए सोसाइटी टाइप की। द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में कि कच्चे माल पर,
कच्चे किसके बेसिस पर? कच्चे माल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया।